नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे शो पर जो हमारे गेस्ट चर्चा करने आए हैं, पूर्व में 2 बार भाजपा मंडल उपाध्यक्ष और युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं और लगभग 20 वर्ष से संगठन के माध्यम से जनहित में धर्म और सामाजिक कार्यों में सदैव अग्रणी रहे श्री संतोष नेवाड़े। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका शुक्रिया। पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आपकी एक संस्था है, बिल्कुल, वो हमेशा से ये चर्चा में रही है। उसके बारे में हम अभी बात करेंगे आगे। उससे पहले मैं आपसे उसके बारे में कुछ सुनना चाहता हूँ कि ये संस्था की शुरुआत कैसे हुई? संस्था की शुरुआत भगवान श्री राम जी का अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना था। उसके निमित्त पूरे देश भर में निधि संग्रहण का एक अभियान शुरू हुआ। निधि संग्रहण में हमें भी काम में लगाया गया। हम कई जो जितनी पूरी मित्र मंडली पुरानी थी, वो सभी इस काम में जुटी और एकजुट होकर हम लोगों ने हमारी एक बस्ती का निधि संग्रहण का कार्यक्रम किया। वो सतत 10 दिन तक हमारी प्रोसेस रही। उस 10 दिन में हम लोग सभी इतने राममय हो गए और हमें जो अभियान के तहत लोगों का जो प्रतिसाद मिला, वो इतना दिल से लगा कि हमने सोचा यार क्यों ना अपन कुछ ऐसा कुछ संस्था बना के काम करें। तो वहीं से उस संस्था राम संकल्प नाम से एक संस्था का हमने शुरुआत करी। शुरुआत करने के बाद हम लोग धीरे-धीरे 2021 में ये शुरुआत हुई। 2021 में छोटे-मोटे कार्यक्रम करते रहे हम लोग। जनवरी 2022 में हम लोगों का पता चला कि भेटलेश्वर मंदिर, हमारे यहाँ पर बहुत प्राचीन मंदिर है भेटलेश्वर। तो हम लोगों ने सोचा वहाँ पर बावड़ी वगैरह है, हनुमान जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, तो क्यों ना बावड़ी की सफाई के लिए अपन चलें। तो टीम के लोग थे, सभी लोग हम मिलके सुबह-सुबह हम पहुँच गए साफ-सफाई करने। जब हम वहाँ पहुँचे, हम खुद इतने सालों से मैसूर में रहे लेकिन वहाँ कभी नहीं गए। लेकिन उस दिन जब गए तो वहाँ देखा जो दृश्य, इतना बड़ा प्रांगण, विशाल प्रतिमा हनुमान जी की, राम जी विराजित हैं और हरियाली वगैरह है, लेकिन लोग वहाँ पर आ नहीं पाए। तो हम लोगों ने साफ-सफाई करी, फिर वहाँ बैठे, चर्चा करी, वहाँ की समिति से चर्चा करी। तो हम लोगों ने सोचा यार क्यों ना अपन एक ऐसा कोई कार्यक्रम करें कि इस स्थान का नगर में विषय बने, ताकि लोग यहाँ से जुड़े। जुड़े लोग आना और देखो क्या होता है, किसी भी स्थान पर कोई जुड़ेगा, तो वहाँ का महत्व अपने आप बढ़ जाए। बढ़ जाएगा, लोगों तक विषय जाएगा, लोग वहाँ से जुड़ने लगेंगे, वहाँ की प्रगति होगी। ये विषय सोच के हम लोगों ने स्टार्ट। अब संस्था राम संकल्प करेगी क्या? लेकिन हम लोगों ने उस समय भी ये नहीं सोचा था कि कुछ बहुत लंबे समय चलाना है कि हमने सोचा कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो संस्था के नाम से कर लेंगे। कर देंगे। बस ये विषय था, इससे ज़्यादा कोई विषय था नहीं उसमें। अगला सवाल यही था कि अब संस्था करती क्या है? संस्था करती क्या है? तो संस्था क्या है कि 2-3 कार्यक्रम पूरे वर्ष भर में विशेष रूप से करती है। जैसे? जैसे एक तो भगवान श्री राम जी की पालकी यात्रा है। ठीक है। दूसरा साल में, वर्ष में 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप। ये भी संस्था की तरफ से ही होता है। बिल्कुल। और तीसरा है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती मनाते हैं हम लोग, को वृद्धाश्रम में वृद्धों के बीच में भोजन करके, उनके साथ बैठ के भोजन करते हैं। मतलब ये साल भर में आपके 3 3 कार्यक्रम कार्यक्रम मतलब बिना किसी कठिनाई के नियमित चलता है। चल जो अटल जी वाला कार्यक्रम है वो तो हम लोग बहुत लंबे समय से चला रहे हैं। लगभग आज उसको 15-16 साल हो गए, तब से करते आ रहे हैं हम लोग, प्रतिवर्ष। ये रामनवमी जो पालकी यात्रा आप जो निकालते हो, बिल्कुल। इसकी कैसे शुरुआत? तो वहाँ की जो समिति भेटलेश्वर मंदिर समिति है, उनसे हमने चर्चा करी कि यार क्यों ना अपन एक छोटी-सी यात्रा निकालें, जिसमें लोग यहाँ आएँगे, यहाँ से अपन यात्रा के रूप में कहीं और जाएँगे, तो लोग जुड़ेंगे अपने भगवान प्रांगण मंदिर से। तो वो बोले ठीक है। टीम ने तय करा कि 50-100 लोगों की यात्रा निकालते हैं, भेटलेश्वर मंदिर से जूना राम, ये यात्रा का हमारा तय हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अचानक कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि वो भेटलेश्वर से कैंसल करना पड़ गया। अब कैंसल का विषय आया तो बोले कि अब क्या करें? करना तो है यात्रा तो। तो यात्रा चेंज करना था, कि अभी जहाँ से स्टार्ट होना थी वो स्थान चेंज करना था। तो बैठक हुई टीम की हमारी और तय हुआ कि एक काम करते हैं भवानी माता से निकलते हैं यात्रा। सबने बोला यार भवानी माता से निकलेंगे, मेन रोड से निकलेंगे और भगवान राम जी की यात्रा निकालना है तो फिर भव्यता भी वैसी होना चाहिए। भई सबके आराध्य हैं भगवान राम। वही हो रहा। और उनके लिए फिर संख्या भी वैसी होना चाहिए। अब ये सब विषय चल रहे थे हमारे, लगभग उस समय अप्रैल में या शायद मार्च में थी रामनवमी। मतलब 8 दिन का समय था हमारे पास कि 8 दिन में हमको यात्रा निकालना है और उस 8 दिन में 3 दिन गणगौर माता थी
और 2 दिन स्वामी उत्तम स्वामी जी जो है, वो नर्मदा परिक्रमा पे थे उस समय। तो हमारी टीम उनकी व्यवस्था में भी लगी हुई थी। तो 2 दिन वो, 3 दिन 5 दिन ये माता है, 5 दिन बचे कितने? अब 3 दिन में हमको यात्रा भी निकालना है और भव्य निकालना है और भवानी माता से निकालना है। यात्रा निकालना है और अच्छी निकालना है। और मैंने कहा कि भैया अब अगर ऐसा है कि अगर अच्छी निकालना है तो पब्लिक लगेगी तो फिर व्यवस्थाएँ भी लगेगी। व्यवस्थाएँ भी लगी। और व्यवस्थाओं के लिए आर्थिक रूप से भी मजबूत होना ज़रूरी है। होना ज़रूरी अब ये सब चीज़ें थी नहीं हमारे पास। भव्यता अचानक तो आ नहीं सकती कि हम मार्केट में गए, चिल्ला दिए कि भैया रामनवमी है, यात्रा है, आना है, कोई नहीं है, आएगा। कोई नहीं आया। जिनको आना है वो तो आते ही हैं, लेकिन जो जिन लोगों को लाना था वो नहीं आएँगे। तो हमारे टीम के सदस्यों ने तय करा कि एक काम करते हैं, कम समय में लोग लाने का सबसे बढ़िया तरीका है, हम जवाबदारी ही समाजों को सौंप दें। इस यात्रा को भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर थे और 14 वर्ष के वनवास में उन्होंने क्या किया? विभिन्न परिस्थितियों को से गुजरते हुए सभी समाज के लोगों को उन्होंने एकजुट करने का काम किया। तो फिर हमारे दिमाग में आया कि क्यों नहीं अपन भी समाजों के माध्यम से यात्रा निकालें। भगवान राम की यात्रा भगवान राम के अनुसार निकले तो ज़्यादा अच्छी है। अच्छा। तो ये तय हुआ, समाजों की बैठक तय करी, सभी समाजों की बैठक करी हम लोगों ने। लगभग अपने यहाँ पर 39 समाज हैं। 39 समाजों में लगभग हम लोग करीब-करीब 36-37 समाज तक तो हम बैठक कर चुके थे। एक दिन में 5-5, 6-6 समाजों की बैठक करते थे। फिर हमने सोचा कि अब कुछ समाजों को हम अलग-अलग प्रकल्प देंगे, ताकि वो समाज उस प्रकल्प के माध्यम से वो यात्रा में शामिल हो, जुड़ सके उससे। तो जैसे दरबार समाज, तो हमने उन्हें कहा कि भई आप मंडलेश्वर से भगवान के विग्रह समाज सहित जाके लेके आएँ। उसके बाद जैसे यादव समाज है, उनसे हमने कहा कि आप भगवा ध्वज लाएँ यात्रा का। फूलमाली समाज है अपने यहाँ पर, तो फूलमाली समाज को हमने कहा भई पालकी जो भगवान की रहेगी, वो आप सजा के लेके आओ। इसी तरह से जब पूरे रास्ते से आने के बाद जब बजाज चौक पहुँचेंगे यात्रा, तो वहाँ पर हमने तय करा कि केवट समाज जो प्राचीन समय से भगवान के समय में उनके पैर धुलाने का काम या नाव से पार कराने का काम करते थे, तो उनके एक कार्यक्रम करेंगे और इसी तरह से हम यात्रा करेंगे। अब हमारी टीम भी इतनी सक्षम नहीं थी, क्योंकि हमारी टीम में अधिकतर लोग तो पढ़ाई वाले थे या ऐसे लोग थे, तो ज़्यादा कोई पैसा वाला मामला था नहीं। तो हमने कुछ लोगों की सूची बनाई, उन लोगों से मिले, उन लोगों को हमने हमारा कॉन्सेप्ट बताया, वो लोगों को बहुत अच्छा लगा और उन लोगों ने हमको सहयोग किया। उस समय पहली यात्रा में समाजों ने भी अपनी तरफ से बढ़-चढ़ के हिस्सेदारी करी, बैंड, बाजे, जिसको जो लग रहा है वो कर रहा था। अपनी तरफ से आर्थिक 900 योगदान दिया। बहुत सारा योगदान, मतलब हमारी तरफ से जो हमने एकत्रीकरण किया था वो 35,000 रुपए किया था। 35,000 में लगभग 1.5 लाख की यात्रा निकल गई और उसमें हमने तय करा था कि सामाजिक समरसता का भाव हमें दिखना चाहिए। और आपको उस यात्रा पहली यात्रा का सबसे बढ़िया दृश्य बताता हूँ मैं। जब यात्रा शुरू होती है भवानी माता से, तो सबसे पहले हमारे जो आदिवासी भाई-बहन हैं, वो ये पालकी को उठाते हैं। वो यादव समाज को देते हैं, यादव समाज चर्मकार समाज को देता है, चर्मकार समाज सेन समाज को देता है, सेन समाज हमारे जो हरिजन भाई हैं, उनको देते हैं, वो भारूड समाज को देते हैं, भारूड समाज पाटीदार समाज को देता है, पाटीदार समाज प्रजापत समाज को देता है, प्रजापत जायसवाल समाज को देता है, जायसवाल समाज दरबार समाज को देता है, दरबार समाज राठौड़ समाज को देती है, राठौड़ समाज मारू समाज को सोमवंशी मारू समाज को देती है, मारू समाज साली समाज को देता है, साली समाज आगे जो अपने कर्मा समाज है उनको देता है, कर्मा समाज आगे अग्रवाल समाज को देता है, अग्रवाल समाज जैन समाज को देता है, जैन समाज आगे भावसार समाज को देता है, भावसार समाज वाल्मीकि समाज है, उनको देगा, वाल्मीकि समाज फिर केवट समाज को देता है, केवट समाज पाँव पखारता है, फिर वहाँ से महाजन समाज लेती है, महाजन समाज मंदिर में भगवान और उनका मिलन करवाते हैं, वहाँ से यात्रा आगे बढ़ती है, सोनी समाज, इसी तरह से टोटल लगभग पहली यात्रा में हमारी 37 से 38 समाजें सम्मिलित हुई और सभी समाजों ने भगवान की मतलब पालकी एक को छोटी सी यात्रा की शुरुआत करने से हाँ, लेकर और सामाजिक समरसता का सबसे विगहम दृश्य था वो। 2022 में इस यात्रा की शुरुआत हुई और तब से अभी तक 6 वर्ष हो गए यात्रा को और नियमित भगवान की कृपा से वो और नगर के जो धार्मिक लोग हैं, उन लोगों के सहयोग से अनवरत चल रही है। नगर में साल में कई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। बिल्कुल। फिर ये रामपाल की यात्रा का कॉन्सेप्ट कैसे आ गया आपके मन में? देखिए ऐसा है कि पूरी दुनिया में भगवान राम, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की एक छवि
जो हर कोई अपने दिल में बसा के बैठा है। और आज से पूर्व भी हमारी यात्रा शुरू नहीं, उससे पहले बहुत सालों पहले एक टीम थी जिसने साईं डोला निकालने की प्रथा शुरू की थी, लेकिन वो भी 2-3 साल निकला और उसके बाद फिर किन्हीं कारणों से वो बंद हो गया। राम पालकी, रामनवमी पर राम पालकी या राम जी की शोभा यात्रा क्यों निकलनी चाहिए, क्यों निकालने का विषय आया, इसलिए करी यात्रा की क्योंकि वो शुरुआत का विषय तो वो बेटलेश्वर था। बेटलेश्वर राम जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ क्यों विषय था। लेकिन फिर मन में आया अगले वर्ष कि एक वर्ष तो बेटलेश्वर के नाम पे अपन निकाल दिए, अब उसको कंटिन्यू करना। वो कंटिन्यू क्यों करना है, जो आपका सवाल है कि यात्रा की आवश्यकता क्यों है जब इतने आयोजन हो रहे हैं आगे। पर आप देखिए रामनवमी पे महेश्वर में क्या आयोजन होता है, पूरे देश में रामनवमी मनाई जाती है। हाँ, महेश्वर सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, पर्यटन रूप से समृद्ध नगर है, लेकिन रामनवमी जो कि भगवान सभी सनातनी लोगों के आराध्य है और सबसे बड़ा पर्व कहे तो माना जाता है रामनवमी, लेकिन हमारे महेश्वर में रामनवमी में क्या होता है, कुछ नहीं। कुछ मंदिरों में पूजा होती है, आरती लोग होती है, जाते हैं पूजा पाठ करके भंडारे वापस आ वगैरह हो जाते हैं जाते बस। भंडारे भी कहाँ होते हैं रामनवमी पे, एक या दो जगह होते हैं। भाई हम जिस आराध्य के लिए इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं, इतने सालों की हम लोगों ने लड़ाई लड़ी उस मंदिर के लिए, हमारे आराध्य के लिए, और उस आराध्य के लिए हमारे यहाँ से भी लगभग 3 या 4 कार सेवक गए थे कार सेवा करने उस मंदिर के लिए। ऐसे नगर में जहाँ 4-4 कार सेवक रह रहे हो, वहां पर रामनवमी में कुछ नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? और उसका होने का कारण क्या है? देखिए क्या है, आने वाली पीढ़ी आप भी देख रहे हो जेन जी के नाम से पहचानी जा रही है, ये ट्रेंड हो गया। ट्रेंड हो गया जेन जी। भैया जेन जी अच्छी बात है, युवाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन युवाओं को धर्म से भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति नहीं रहेगी तो युवा किसी काम का नहीं। हमारी पहचान हमारी संस्कृति से, और हमारी संस्कृति की पहचान हमारे आराध्य से। बराबर तो आराध्य की यात्रा तो होना चाहिए। वो जिसके लिए पूरा हिंदू समाज लड़ा था इतने सालों, लड़ा था, इतने सालों की लड़ाई लड़ी हमने उस आराध्य के लिए, और उस आराध्य के दिन उनका जन्मदिन हम मनाए तो क्या मतलब। इस यात्रा का क्या लाभ है? देखिए इस यात्रा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सामाजिक समरसता, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सर्वप्रथम आदिवासी समाज पालकी को उठाता है। इस यात्रा में 39 में से प्रतिवर्ष 39 समाजें तो नहीं आती है, कुछ समाजें नहीं आती, कुछ कम ज़्यादा संख्या में आती है, लेकिन मोटी मोटी अपन मान के चले कि 30 से 35 समाजें प्रतिवर्ष इस यात्रा में सम्मिलित होती है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बताऊँ मैं, इस यात्रा का सबसे बड़ा लाभ मुझे जो दिखा, पहली यात्रा में चर्मकार समाज ने पालकी उठाई और जैन समाज के एक परिवार ने उस पालकी में बैठे भगवान की विग्रह की पूजा की। तो इस यात्रा का सबसे बड़ा मुझे लगता है लाभ ये होगा कि हम एक जो कहीं ना कहीं आज भी छोटे जो स्तरों पर जो छुआछूत या जाति भेदभाव जो है, उसी इस यात्रा में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्व समाज, मतलब इसको समाज के रूप में बांटना भी उचित नहीं है, पूर्ण सनातनी समाज इसमें सम्मिलित होता है। तो सम्मिलित और कई ऐसे समाज हैं जिनमें 2 गुट बने हुए थे, लेकिन इस यात्रा के निमित्त पहली बार ऐसा हुआ था जो इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए 2 गुट एक मंच पर आए। बहुत, तो कहीं ना कहीं जोड़ने का काम है, जोड़ने का, समाजों को धर्म से जोड़ने का और समाजों को आपस में जोड़ने का काम है। और भेदभाव को खत्म करने का और सामाजिक समरसता का मेरे हिसाब से इस यात्रा से बढ़िया कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। 39 समाजों को एक ही भगवान को एक दूसरे को हस्तांतरित पालकी करते हुए उठाना, पूजन करना, खड़े रखना, उनको जोड़ के रखना बड़ी चीज है। बड़ी चीज। इससे क्या होता है, भेदभाव खत्म होता है। अच्छा, मुझे याद है कि जब आपकी पहली यात्रा आपने जब निकाली थी जी तो उसकी बहुत चर्चा हुई थी। हाँ, यात्रा भगवान की यात्रा है। ऊपर उसके साथ साथ उसकी चर्चा का कारण एक विषय ये भी था कि उस समय चुनाव थे शायद 2022 नगर परिषद 2022 के आसपास बिल्कुल। चुनाव थे। तो कहीं ना कहीं एक ये भी चर्चा हुई थी कि ये एक राजनीतिक इच्छा के कारण निकाली गई है। इस पर आपका क्या कहना है? अब देखो ऐसा है कि भगवान श्री राम के प्रति भी लोग, जैसे आपने एक प्रसंग सुना होगा रामायण काल में, या रामानंद जी सागर के क्या जो
रामायण थी उसमें सुन देखा होगा कि भगवान श्री राम के खिलाफ भी लोग खड़े हुए थे। हाँ, एक धोबी के कहने पर उन्होंने माता सीता पर लाछन लगाया और उनको वनवास भेजा। तो लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा। सही बात। अब हम तो छोटे-मोटे लोग हैं, भगवान की यात्रा हमारे मन में ऐसा कोई विषय था नहीं। लेकिन क्या था कि कहीं न कहीं अचानक ये यात्रा निकालना, इतनी भव्यता के साथ समाजों का जुड़ना और जो लोगों ने और देखो सोचा नहीं। क्या है यात्रा कोई संस्था नहीं निकालती। संस्था केवल इसमें एक यात्रा की निवेदन करता है। यात्रा संस्था की है ही नहीं। हमने समाजों को जोड़ा क्यों? कि भैया संस्था राम संकल्प के सदस्य आज है, कल नहीं रहे। सही, तो कम से कम यात्रा अनवरत चलती रही। समाजों के माध्यम से यात्रा निकलती रहे, ताकि हमारी जो पीढ़ी आने वाली है, वो हमारे आराध्य से जुड़ी रहे और आराध्य के जो भाव थे उसको समझे वो। कुल मिला के जो यात्रा है ना, ये किसी संस्था की है, नहीं है, ना किसी एक समूह की है, बिल्कुल भी ये नहीं। सकल हिंदू समाज की है। सकल हिंदू समाज, सनातनी समाज के हर उस व्यक्ति की है जो सनातन समाज को मानता है। समाज नहीं, सनातन समाज नहीं, सनातन समाज को भी अगर कोई मान रहा है। क्योंकि जब हम पहली यात्रा निकाल रहे थे, तो हमारे नगर के जो अल्पसंख्यक समाज है, उन्होंने भी हमसे आग्रह किया कि आपके आराध्य को हम भी स्वागत करना चाहते हैं। उन्होंने स्वागत किया फूलों से। तो हमारे लिए कोई वो मायने रखता। हमारे लिए मायने रखता है कि हमारे आराध्य का मर्यादा के साथ यात्रा निकलनी चाहिए। जैसे कि पहली यात्रा में कम से कम 3 या 4 डीजे हो गए बड़े-बड़े। सब समाज में उत्साह था, पहली बार यात्रा निकल रही थी। ल खतरनाक आयोजन किया। फिर हमने सोचा यात्रा के पश्चात कि नहीं यार, ये गलत है। हम भगवान राम की यात्रा निकालें और भगवान राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। तो हमें उनकी यात्रा भी मर्यादा में निकालना चाहिए। करना चाहिए, सही हो। अगले वर्ष जब दूसरे वर्ष हम लोग यात्रा की तैयारी कर रहे थे, तब हम लोगों ने तय किया कि नहीं, कम से कम ऐसी चीज़ों को हम रखेंगे यात्रा में, जो सिर्फ़ आनंद के लिए नहीं हो। क्योंकि यात्राएँ देखो क्या होता है, यात्रा में भीड़ लाना है ना, आप वाद्य यंत्र बढ़ा दो, आकर्षण की चीज़ें बढ़ा दो, बड़ा भीड़ आ जाएगी। भीड़ ऑटोमेटिक आ जाए। पर हमें वो भीड़ नहीं चाहिए। हमें चाहिए थी कि यात्रा में समाज भगवान के लिए, बराबर। न कि नाचने के लिए, के लिए गानों के लिए, मनोरंजन के लिए ना आए। ठीक है, वो होना चाहिए। भगवान का जन्म है, उत्सव मनाना चाहिए। पर उत्सव के लिए मनाना चाहिए उसको, न कि उसको मनोरंजन के रूप में मनाना चाहिए। तो फिर हमने अगले वर्ष से चीज़ें कम करते गए, उसको बिल्कुल मूल रूप में लेके आए। कम से कम मनोरंजन की चीज़ें लाए उसमें, ताकि लोगों को मनोरंजन के प्रति यात्रा में आने का वो विषय न बने। उनका विषय बने कि भगवान की पालकी के लिए जाना है हमको। वैसे लगभग 80% जो यात्रा में लोग आते हैं, वो भगवान के लिए आते हैं। 20% रहते हैं जो आनंद के लिए आते हैं, ठीक है, वो उनका भी ज़रूरी है। बिना आनंद के भगवान का जन्मदिन कैसे मनाएँगे? बना सकते, सही बात। ठीक है, लेकिन उस आनंद को हमको आनंद तक ही रखना चाहिए, ये हमारा विषय है। मैं उस यात्रा को राजनीतिक स्वरूप देने का प्रयास किया। तो देखिए ऐसा है कि चुनाव प्रतिवर्ष तो नहीं होते हैं चुनाव। 2022 में चुनाव थे, वो अलग बात है। अब हमारा भई मन जब बना तभी हम लोगों ने यात्रा की शुरुआत करी और सभी समाजों का सब सहयोग मिला तो यात्रा अच्छी निकली। अब उसको राजनीति से जोड़ना, ठीक है भैया, जिसके जैसे कर्म होंगे वो वैसे फल पा के आगे जाएगा। भाई मैं यात्रा में हूँ, मैं यात्रा का मैनेजमेंट देखता हूँ और कल अगर मुझे कुछ अच्छा लाभ मिल रहा है तो क्या मैं मना करूँगा क्या? सही। मैं नहीं भैया मैं यात्रा निकालता हूँ, मैं इस पद पे नहीं जाऊँगा, ऐसा तो नहीं है। भाई सभी की अपनी-अपनी व्यवस्थाएँ हैं और उनने उसके कर्म करे होंगे तो उसको लाभ मिलेगा। कोई यात्रा निकालने से ही कोई चीज़ मिल जाएगी ऐसा ज़रूरी नहीं। मुमकिन। ये जिनकी सोच है, वो कहीं न कहीं भगवान के प्रति अवमानना का काम करते हैं। क्योंकि कोई भी यात्रा हो, भगवान की किसी भी भगवान की कोई भी यात्रा हो, उसको राजनीतिक रूप से या उसको स्वार्थ के रूप में देखना सबसे बड़ा घटिया काम है मेरे मेरे हिसाब से। मैं ये मानता हूँ। राजनीति कितना समय हो गया आपको? राजनीति में आया 2012 2000 मतलब 14 वर्ष हो गए लगभग। 14-15 वर्ष आपको। बिल्कुल। राजनीति सेवा है या नौकरी? आप किस दृष्टि से देखते हैं उसको? देखो दोनों विषय हैं। अगर राजनीति हम कर रहे हैं, कोई भी हो उस जगह पे मैं हूँ या कोई अन्य भी हो,
भैया अगर आप राजनीति में पूरा समय आप समाज को दे रहे हो या राजनीति में लोगों के लिए खड़े हो, अब आप अपना घर कैसे चलाओ? तो कहीं न कहीं जिस फ़ील्ड में आप हो, हुँ, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, हुँ, उसी क्षेत्र के माध्यम से कोई अपना बिज़नेस डेवलप करोगे आप, हुँ, जिससे वो बिज़नेस भी चलता रहे और आपका घर भी चले और सेवा भी हो सके। सेवा हाँ, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको कमाई का ज़रिया बना लें, वो गलत है। भी। हाँ, उस क्षेत्र के माध्यम से हम हमारे उद्योगों को, हमारे कार्य को प्रगति दें, उसमें कोई गलत भी नहीं मेरे हिसाब से। लेकिन हम उसी पे आश्रित हो जाएँ, हुँ, और उसको ही पूरा सेवा को दूर कर दें और सिर्फ़ मेवा पे ध्यान दें, वो गलत है। गलत हो जाए। पर हाँ, बाकी ये है कि राजनीति एक सेवा का प्रकल्प है और प्रकल्प के साथ आप अपना स्वयं का प्रकल्प भी आप कर सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। बस ये है कि उससे किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। राजनीति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कोई व्यक्ति अगर राजनीति देखो, कर राजनीति का उद्देश्य तो एक सेवा है, उसका प्रकल्प ही सेवा है। क्या होता है कि आज मान लो एक आम आदमी अगर किसी की मदद करने जाएगा तो वो थोड़ी दूर उसके साथ चल सकता है, उसको हुँ, बता सकता है। हुँ, लेकिन अगर राजनीति में व्यक्ति है, हुँ, तो वो उसके काम को पूर्ण करने में उसका पूरा सहयोग कर सकता है। क्या होता है, हमारा सिस्टम इतना लचीला है कि व्यक्ति सीधे जाके काम नहीं कर सकता। तो उस जगह पे हमें उन लोगों की आवश्यकता पड़ती है जो राजनीति में, क्योंकि उनका रात दिन आना-जाना है, वो नियमों को भली-भाँति जानते हैं, तो वो अधिकारी से, सिस्टम से काम कराने की क्षमता रखते हुँ, हैं, क्योंकि उनका रात दिन उन चीज़ों से आमना-सामना होता है। अब आम आदमी तो जाएगा, उनने कह दिया अधिकारी ने, भैया नहीं अभी नहीं होगा जाओ, तो तो क्या उसको पता ही कुछ है, नहीं कर नियम सकता, कायदे उसको पता ही पता ही है। नहीं ना। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए क्या ज़रूरी देखो, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए है? ऐसा मेन चीज़ें जो कोई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आप फिर जिस भी जिस विचारधारा में काम कर रहे हो, किसी भी पार्टी की विचारधारा हुँ, हो सकती है, हुँ, कांग्रेस भी हो सकती है, बीजेपी हुँ, भी हो सकती है। हुँ, जिस विचारधारा के लिए काम कर रहे हो, हुँ, वो विचारधारा कैसी है और उस विचारधारा को आप अपने सिरोधार्य करके कैसे काम करते हो, उस पे डिपेंड करता है। कई लोग क्या है, पार्टी में आ गए, हुँ, लेकिन हमें पार्टी की विचारधारा से कोई मतलब नहीं, हमको तो बस पद चाहिए। तो ऐसे में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप ठीक है, कुछ समय के लिए आगे बढ़ सकते हो। वो बोलते हैं ना कि स्वार्थ से किया गया कार्य कुछ समय के लिए मीठा हो सकता है, फल। लेकिन अगर दीर्घकालिक और लंबे समय के लिए आपको सेवा प्रकल्प हुँ, चलाना है राजनीति में, तो आपको सेवा के माध्यम से ही काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है सामाजिक सेवा। हुँ। आपका और हमारा रहना माँ अहिल्या की पावन और पवित्र नगरी महेश्वर से है। बिल्कुल, बिल्कुल। महेश्वर एक छोटा शहर है। हाँ, यहाँ से अगर किसी को राजनीति में आगे बढ़ना है, तो कैसे बढ़ सकता है? देखिए पहली बात तो मैं आपकी बात को काटूँगा कि बहुत छोटा शहर है ऐसा नहीं। नगर महेश्वर विश्व प्रसिद्ध शहर के कार्यों के हिसाब से। पर्यटन नगरी, माँ अहिल्या, हुँ, माँ नर्मदा हुँ, और यहाँ का जो क्षेत्रफल है, हुँ, यहाँ की जो धार्मिक सुंदरता है, हुँ, उसके प्रति और यहाँ का जो उद्योग है, हुँ, सबसे बड़ा। उसके कारण ये नगर ठीक है, आबादी के हिसाब से या क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा लग सकता है अन्य शहरों के माध्यम से। लेकिन प्रसिद्धि के मामले में मैं मानता हूँ कि एमपी का सबसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल का सबसे बड़ा शहर है। कहीं न कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये हाँ, केंद्र है। केंद्र है। देखिए आप उठा के देख लीजिए कि जिला केंद्र क्या है हमारा? खरगोन। खरगोन लेकिन खरगोन कोई भी बड़ा नेता आएगा, किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, वो यानी किसी महेश्वर धर्म पहले आएगा, महेश्वर पहले आया। है ना? और जितना लाभ जिले के स्तर पे उसको जिले को मिलना चाहिए, उससे कई गुना लाभ महेश्वर को महेश्वर मिलता है। ये अलग बात है कि वो ज़मीन पे उतरता नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन ऊपर से जो लाभ मिलना है, वो मिलता है नगर को। एक सच्चे राजनेता की वास्तविक लड़ाई किससे? सिस्टम से रहती है या परिस्थितियों से रहती है? देखिए, राजनेता की पहली बात तो कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि उसको लड़ना किससे? वो तो स्वयं राजनेता है, वो सिस्टम को भली-भाँति जानता है। उसकी समस्या देखो राजनीति में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि लोगों को सिर्फ़ अपना काम करवाना, समझ गए आप? हुँ, हुँ, लोगों को आवाज़ नहीं उठानी है, सही है।
और राजनीति में हम जो पिछड़ते हैं, जो युवा पिछड़ते हैं, उसका कारण ही ये है कि युवा राजनीति सेवा प्रकल्प के नाम पे लड़ना तो खूब चाहता है जनता के लिए, लेकिन जनता भी तो आगे बढ़ना चाहिए ना। भाई मैं आपकी मदद तब करूंगा जब आप स्वयं मदद के लिए खड़े रहो। पता चला आपने एक बार बोल दिया कि भैया मेरे को ये काम है, और बाद में आप ही गायब हो गए। गायब हो गए, सही बात अब मैं तो उस काम में लगा हूं, पर आप हो ही नहीं। वही सही बात। तो सिस्टम, कोई सा भी सिस्टम खराब नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम शासन के अधीन ही आता है। तो सिस्टम कोई सा खराब नहीं, हमने और हमारी जो जनता है, इन्होंने सिस्टम को उस लायक बना दिया, क्योंकि हम ही बताते हैं कि हाँ, कैसे चलना है। कैसे? भाई अधिकारी ने अगर हमें कहा कि भैया ये 5 दिन में आपका काम हो, पर हम 5 दिन नहीं रुकेंगे, हमको तो 2 दिन में ही 2 काम दिन में चाहिए। चाहिए, 1 दिन में ही चाहिए। होता है 2 दिन का, 5 दिन काम 2 दिन में भी होता है। तो रास्ता कौन दिखा दे? भाई अगर हम देंगे ही नहीं तो कोई लेगा कैसे? और जब कोई लेगा नहीं तो समय पे काम करना पड़ेगा उसको। किसी भी चीज को कब तक टालेगा वो? आप बहुत समय से राजनीति में भी सक्रिय है, सामाजिक कार्यों में भी करते हैं। आपको ऐसा कभी लगा कि आपने जितनी मेहनत करी है, उसका आपको सम्मान नहीं मिला? देखिए, पहली बात तो ये है कि राजनीति में ये सोच के जाना कि मुझे सम्मान मिलेगा, नहीं, मुझे मतलब पद, कुछ अपेक्षाएं रहती है नहीं मेरी व्यक्तिगत तो कोई अपेक्षा नहीं है एक राजनीति में। राजनेता के तौर पे। कोई अपेक्षा नहीं मेरी। पर हाँ, जिन लोगों की रहती है, हम्म। पहली बात मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर हमने राजनीति को सेवा का प्रकल्प माना है, तो फिर उसके प्रति हम कोई अपेक्षा न रखें, हम्म। क्योंकि सेवा एक तरह से एक पुण्य कार्य है। हम्म। और पुण्य कार्य करने के लिए भी अगर हम सोचें कि ये मिलेगा तो हम पुण्य कार्य करें, तो उस पुण्य कार्य का कोई मतलब नहीं। तो जो लोग ये सोच के आते हैं कि हमें कुछ बनना है, ठीक है, उसको गोल होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि राजनीति में हमको कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, भाई राजनीति का मतलब ही होता है आपको ऊपर से ऊपर जाना, ताकि आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकें। राजनीतिक की दृष्टि से महेश्वर बहुत ही प्रचलित है। मतलब कोई भी अगर राजनेता कोई भी पार्टी का आता है, हाँ, तो तो क्या महेश्वर चुनाव तक ही सीमित है क्या? देखिए, महेश्वर चुनाव तक सीमित नहीं, पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए राजनीतिक तौर पर, हम्म। तो कहीं ना कहीं उपेक्षा बहुत हुई महेश्वर, नगर महेश्वर, कापर नगर की बात कर रहा हूँ। हम्म। बहुत उपेक्षा। लाख यहाँ पर बड़े बड़े नेता आते हैं, नर्मदा जी का पूजन करते हैं, भगवान राजेश्वर जी का दर्शन करते हैं, काशी विश्वनाथ के पूजन करते हैं, हम्म। लेकिन नगर के लिए क्या किया? किया है, देखो छोटे मोटे काम तो कंटिन्यू चल रहा है ना। जो शासन की योजना है वो तो मिल रही है, हम्म। जो काम नगर परिषद या जो दूसरे विभागों से होना है वो तो हो रहा है। हम्म। लेकिन इसके अलावा जो नगर को वाकई में पर्यटन और धार्मिक हम्म। नगरी के हिसाब से जो प्रगति करना चाहिए, मेरे हिसाब से वो अभी 10 या 20% से ज़्यादा नहीं। राजनीति बिना धर्म की मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन। कैसे? देखो, राजनीति और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक है, पहली बात तो ये। हम्म। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसके बिना राजनीति हो जाएगी या उसके बिना राजनीति होगी नहीं, हम्म। ऐसा भी नहीं। लेकिन लोग अगर उसको धर्म के नज़रिए से देखेंगे तो राजनीति धर्म के लिए जरूरी है। पर अगर दोनों चीज़ों को, क्या हम्म। अब एक बात बताइए, मैं राजनीति करता हूँ तो क्या मेरे को अधिकार नहीं है कि मैं धार्मिक कार्यक्रम में जाऊँ? बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर मैं धार्मिक कार्यक्रम में जा रहा हूँ तो क्या मैं राजनीति कर रहा हूँ? एक समझने वाली बात। हम्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने उनके कई देखे होंगे हम्म। वीडियो, फोटो, धार्मिक आयोजनों के, राम मंदिर का है, उद्घाटन सत्र था या दूसरी चीजें जो भी रही, तो क्या वो राजनीति कर रहे हैं? नहीं। क्यों? वो भी सनातनी व्यक्ति है ना, हम्म। उनको अधिकार नहीं उनके आराध्य की पूजा करने का। राजनीति करने वाला व्यक्ति धार्मिक कार्यक्रम नहीं करेगा ऐसा जरूरी है क्या? या जो धार्मिक कार्यक्रम कर रहा है वो राजनीति नहीं करेगा ऐसा जरूरी है क्या? भैया दोनों अपनी अपनी जगह पर जरूरी है, पर कुछ लोग उसको पेशा बना लेते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति करना, वो गलत है। पर ये जरूरी नहीं है कि धर्म के नाम पे ही राजनीति होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्योंकि मैंने अभी तक राजनीतिक जीवन में जो देखा है, हम्म। उसमें मैंने तो यही देखा है कि कोई जरूरी नहीं कि आप धर्म का काम करो तो ही राजनीति कर पाओगे। एक नास्तिक व्यक्ति भी राजनीति कर सकता है हम्म। और एक धार्मिक व्यक्ति भी राजनीति कर सकता है। और जो धार्मिक व्यक्ति है वो जरूरी नहीं कि वो राजनीति ही करे, क्योंकि धर्म एक आस्था का विषय है, हम्म। राजनीति एक सेवा का सेवा विषय का है। विषय। तो दोनों है एक दूसरे के पूरक।
लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसके बिना वो नहीं चलेगा या उसके बिना वो नहीं चलेगा, दोनों कर सकते हैं साथ। दोनों कर सकते अभी आपकी नज़र में राजनीति का एक सबसे बड़ा फायदा और नुकसान हैं। आज के समय में आज के समय में बता दो। देखो, आज एक के फायदा और एक नुकसान बड़ा। बिल्कुल। देखिए, आज के समय में मेरा ऐसा मानना है हम्म कि राजनीति में सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अगर वाकई में सेवा के लिए निकले हो, तो राजनीति से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता आपके लिए सेवा का। हम्म और साथ में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ने का मौका बहुत ज़्यादा मिलता है, ये फायदा है। नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि लोग राजनीति की परिभाषा को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से चला रहे हैं। ठीक है, वो छोटे स्तर पे तो खूब राजनीति कर सकते हैं, फोटो वोटो सब बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो वाकई में राजनीति के माध्यम से सेवा होनी चाहिए हम्म। वो नहीं कर पाते। और कुछ समय बाद वो फिर कोने में जाके बैठ जाते। मैंने एक सवाल आपको स्टार्टिंग में पूछा था कि राजनीति सेवा है या नौकरी है। उसी को मैं आगे कर रहा हूँ कि जो पूर्व विधायक जो सांसद रहते हैं उनको जो उनको पेंशन मिलती है हम्म उस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि पेंशन उन्हीं को मिलती है जो नौकरी करते हैं। हम्म इस पर क्या है? 20-22 वर्ष हम्म हम्म तब से मैंने सामाजिक कार्यक्रम में सहभागिता शुरू की, हम्म और लंबे समय सहभागिता करने के बाद हम्म मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूँ राजनीति में, और वो पार्टी मुझे कोई पद देती है सेवा अच्छे स्तर पर करने के लिए, कोई जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे कोई पद देती है, मैं चुनाव लड़ता हूँ, जीतता हूँ। तो एक बात बताइए कि मैं जो लंबे समय से लोगों के लिए काम करता रहा हूँ, राजनीति में सेवा का प्रकल्प चलाते आ रहा हूँ, और उसके बाद किसी पद पर मैं 5 साल के लिए बैठ रहा हूँ। हम्म। अब 10 साल वो और 5 साल ये, कितने हो गए? लगभग 15 साल। अब 15 साल बाद जो किसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो लोगों के काम चुटकियों में करता है या लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है, वो व्यक्ति 5 साल बाद कहीं पर मजदूरी कर पाएगा? बिल्कुल पॉसिबल है। तो अब आप बताइए, क्या वो अपना घर परिवार भूखे रखेगा क्या? मतलब जो पेंशन आपको मिलती है जो पूर्व भाई, विधायक पेंशन तो जरूरी है ना, व्यक्ति कैसे चलाएगा घर, बताइए उसका मुझे। जीवन यापन के साथ कैसे उसका परिवार कैसे चलेगा? मतलब ये तो वो बात हो गई कि भैया राजनीति करने वाला या तो सन्यासी हो, ताकि उससे कोई मतलब नहीं, आगे पीछे कोई नहीं कोई नहीं हो, तो उससे कोई मतलब नहीं पेंशन से। लेकिन अगर पारिवारिक व्यक्ति राजनीति कर रहा है तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि अगर वो किसी पद पर है तो वहां से उसको पेंशन मिले, ताकि, और दूसरी बात, जब वो उस पद से बाहर आएगा तो ऐसा नहीं है कि बस वो पद से बाहर हो गया तो लोगों ने उससे उम्मीदें कम कर दी। नहीं, लोग उससे उम्मीद लगाएंगे, लोग चाहेंगे कि वो हम फोन लगाए और 1 घंटे में आ जाए हमारे पास, हमारा काम कर दे। अब एक बात बताइए, अगर वो व्यक्ति पद से निकला और कोई नौकरी कर ले तो क्या वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? और जब नहीं उतरेगा, क्यों नहीं उतरेगा? क्योंकि उसको तो भाई परिवार भी चलाना है। और अगर वो पद पे बैठ गया 5 साल, तो 5 साल का अगर उसकी कमाई नहीं है तो घर कैसे चलाएगा? सही। तो पेंशन मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। वर्तमान स्थिति में आप शिक्षा की कैसे आवश्यकता देखते हैं कि किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए अभी जो परिस्थिति देखिए, इसमें है? क्या होता है कि आज के समय में आज के जो माता पिता है, हम्म, मतलब मेरी एज के जो माता पिता है, हम्म, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजते समय तय कर लिया हम्म, कि मैं इसको स्कूल भेज रहा हूँ कलेक्टर बनेगा। क्या तय करा है? मैं इसको स्कूल भेज रहा हूँ कलेक्टर बनेगा, मैं इसको स्कूल भेज रहा हूँ वकील बनेगा, बाकी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IAS बनने के आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। ये तय करके भेज रहे हैं इसको। पर आपको पता है शिक्षा क्यों जरूरी है? हाँ शिक्षा जरूरी है एक अच्छा इंसान बनने की। पर आज की जो शिक्षा है ना, हम्म, आज की तो नहीं बोल सकते, मतलब जो पुरानी पद्धति चली आ रही है, हम्म, वो शिक्षा सिर्फ लोगों के, क्या बोलते हैं, कि करियर को बढ़ाने के लिए बनी है। समाज के लिए या समाज के उपयोग के लिए शिक्षा का कोई उपयोग है ही नहीं आज के समय में, जो अभी चल रही पढ़ाई। हम्म, इसको बदलना चाहिए। क्या होता है कि हमारे समाज में हम स्कूल भेज रहे हैं ना, हम्म, भैया स्कूल सिर्फ कलेक्टर आईएएस आईपीएस बनने के लिए क्यों भेज रहे हैं?
सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए इंसान बनाने के लिए इंसान। भेजना। नहीं तो फिर वो जानवर और हमारे में फर्क क्या रहा? शिक्षा इंसान बनने के लिए भेजना चाहिए। ठीक है, एक गोल होना चाहिए, क्या बनना नहीं बनना एक अलग विषय है। पर शिक्षा इस तरह की होना चाहिए कि व्यक्ति सबसे पहले क्या बने? इंसान। उसके बाद वो कुछ बने। अगर वो इंसान बन के कुछ बनेगा तो मैं 100% कहता हूँ कि जो भारत विश्व गुरु की राह देख रहा है या बनने की कगार पर है या उस रास्ते पर है, वो सही मायने में बनेगी। बनेगा। हाँ, अच्छा, अब 2 बार के खुद मंडल उपाध्यक्ष रह चुके हैं। बिल्कुल। तो नगर में 2 गुटबाजी देखने को मिलती है, उस पर आप क्या कहते हैं? देखो क्या होता है, सबके अपने-अपने राजनीति में विषय है, उद्देश्य है और सबके अपने-अपने तरीके हैं। ठीक है, और सबका अपना-अपना मानना भी, विचारधारा भी सबकी है। लेकिन कहीं न कहीं सभी लोग आते तो एक ही झंडे के नीचे। ठीक है, किसी कारणवश मतभेद हैं, पर जो विचारधारा है उसमें मतभेद नहीं है। तो मैं मानता नहीं गुटबाजी थे, पर ठीक है, लोगों ने विषय बना रखी। पर आप देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूँ मैं आपको, अभी का। अभी भगवान रंजीत हनुमान जी का मंदिर मंगल प्रवेश कार्यक्रम, पूरा नगर सम्मिलित था, उसमें कहाँ गुटबाजी थी? लोगों के हिसाब से पूछ रहे हो, तो मैं यही कहूँगा कि कहाँ था बताओ आप? उसमें सभी एकजुट थे, संगठन भी एकजुट था, सत्ता भी एकजुट थी, सभी मिल के काम कर रहे थे। और अभी वर्तमान में गणगौर माता में भी आपने देखा होगा, सभी लोग मिल के काम कर रहे थे। तो ये तो देखो, किसी आप 2 भाई हैं एक घर में, एक ही माता-पिता की संतान है, तो उनमें तो विचारधारा अलग होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी रहता है ना, उसका कारण रहता है। क्या होता है, जो बड़ा बेटा होता है, बड़ा बेटा कुछ साल पहले वो आ जाता है, तो उस टाइम के हिसाब से वो अपने विचार बनाता है ना? माता-पिता के संस्कार तो ले ही रहा है वो, लेकिन उन संस्कारों को आगे बढ़ाने का अपना तरीका बनाता है। और जब छोटा बच्चा आता है तो उस समय की परिस्थितियाँ और अलग हो जाती हैं, तो वो अपने हिसाब से माता-पिता के संस्कार को अलग हिसाब से लेके जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों भाई में गुट है तो दोनों एक ही माता-पिता की संस्थान और एक ही माता-पिता के संस्कार भी एक ही रहेंगे। ये अलग बात है कि कोई किस तरीके से ले जा रहा है, कोई किस तरीके से ले जा रहा है। तो इसको ये मानना है कि गुटबाजी ऐसा नहीं है। आपके हिसाब से विकास की परिभाषा क्या है? देखिए, विकास की परिभाषा मेरे हिसाब से, मैं ये मानता हूँ कि हर परिवार को आत्मनिर्भर जो इस देश में रह रहा है, नगर महेश्वर में रह रहा है, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितना हम सहयोग कर सकते हैं, सही मायने में वो विकास है। भैया मैं आपको कुछ दे दूँ, आपको आदत डाल दूँ, तो उससे आपका विकास नहीं होगा, आप डाउन होते जाएँगे। पर अगर मैं आपकी उँगली पकड़ के आपको आगे बढ़ाऊँ, चलना आपको ही है, मैं सिर्फ़ आपको रास्ता दिखाऊँगा। राजनीति व्यक्ति की उन्नति का पथ प्रदर्शक होना चाहिए, न कि वो व्यक्ति उसी पे आधारित होना। आप समझ रहे हो ना बात को? क्या होता है, कोई भी योजना हो, जो योजना व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए होना चाहिए, न कि आश्रित होने के लिए होना चाहिए, आगे बढ़ाने के लिए होना तो चाहिए। मेरे हिसाब से परिभाषा विकास की ये होना चाहिए कि व्यक्ति, हर समाज का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो। ये विकास की परिभाषा, अगर ये हर हर परिवार अगर आत्मनिर्भर हो गया, तो सही मायने में विकास वही रहेगा। बाकी आप देख रहे हो, नगर में बहुत काम हो रहा है, रोड बन रहा है, नाली बन रही है, सब हो रहा है। तो ये विकास की श्रेणी में नहीं आएँगे। विकास की श्रेणी में वो आएगा कि हर परिवार कहीं न कहीं कुछ कर पा रहा है। अगर वो कर पा रहा है तो ऑटोमेटिक आप विकास के बुलंदियों पे रहोगे।